Welcome to Sanjay Godawat IIT and Medical Academy. Myself Saten Singh, Senior Chemistry Faculty, and I am going to start chemical bonding. And today's topic is valence bond theory. तो स्टार्ट करते हैं आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको बताई जाती है और इसको किसने दिया था। तो सबसे पहले आता है कि किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बताया किसने था इससे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो बताया था दैट इज प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, हिटलर और लंदन ने, और इसके बाद उससे एक्सटेंड किया, इम्प्रूवमेंट किया किसने, पॉली एंड स्लेटर ने से इम्प्रूव किया था। मेन चीज क्या है, देखिए इसमें मेन चीज ये किस लिए बताता है आपके पास कि शेप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, एंगल या बॉन्ड लेंथ वगैरह, बॉन्ड एनर्जी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एंड सेकंड थिंग इज डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अभी हमने देखा था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो होते हैं नॉन डायरेक्शनल, जबकि कोवलेंट कंपाउंड होते हैं डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल नेचर को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसे वीबीटी थ्योरी ने बताया। तो एक्चुअल में वीबीटी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरीके हमने यूज किए थे। पहला था एनर्जी के बेस पे और सेकंड है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बेस पे। ठीक है, तो एनर्जी एंड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट था हमने लेक्चर फर्स्ट इंट्रोडक्शन में उसे एक्सप्लेन किया था। एक बार इसे थोड़ा सा हल्के से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे, एनर्जी कंसिडरेशन को। ये वाला ग्राफ अगर आपको याद होगा तो ये ग्राफ हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जो कोई भी मॉलिक्यूल होता है, स्टार्टिंग है जो आपका, उसमें मॉलिक्यूल क्या है, बहुत दूर है, एट इन्फिनिटी में होते हैं। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर 1 देखना है, इंट्रोडक्शन, उसमें ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे दो फोर्स काम करते हैं। कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, एक आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक है फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, देखो अगर मैं इसको कहता हूँ ए, इसको बोलूँगा बी, तो क्या होगा, अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, सॉरी इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, अलग अलग के बीच में होगा। यानी इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन। और रिपल्सन किसके बीच में होगा, सेम चार्ज के बीच में, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एंड न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी। सेम पॉइंट के बीच में क्या होगा, सेम पॉइंट के बीच में आपका क्या होगा, सेम के बीच में होगा रिपल्सन। सेम के बीच मतलब ये, तो सेम के बीच में होगा रिपल्सन और अपोजिट डिफरेंट के बीच में होगा अट्रैक्शन। अब धीरे धीरे हम इसे पास लाएंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो जैसे जैसे हम पास लाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, और अगर फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज होती जाएगी। अब एनर्जी रिलीज होगी धीरे 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 करके एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे क्या होगा, दोनों के दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्विलिब्रियम टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अब जैसे इक्विलिब्रियम में आएगा, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी होगी, इस एनर्जी को हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। इस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे दोनों आपस में बराबर होंगे और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस आएगा इसको कहेंगे बॉन्ड लेंथ, और ये जो एनर्जी है इसे कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। अब आपने क्या किया, आपने और पास अगर लाते हो तो यहाँ से और पास लाने पे क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन से, तो जैसे आप पास लाओगे और ज़्यादा, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, उससे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, और एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ती जाएगी और कंपाउंड कैसा बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। तो कंपाउंड बन जाएगा आपके पास अनस्टेबल। तो कंपाउंड कैसा बनेगा, ये अनस्टेबल। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था।
ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट में। तो फर्स्ट है आपका एनर्जी के बेस पे हमने डिसाइड किया कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए। अब आता है ओवरलैपिंग के बेस पे। तो मेन हम आते हैं अब यहाँ पे ओवरलैपिंग पे। ये कहता है कि जो वैलेंस बॉन्ड होता है वो बनेगा कैसे, ये बनता है हाफ फील्ड, ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, इसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए, और ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। तो ओवरलैपिंग करके जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। एक्चुअल में हर एक ने क्या किया, अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया था कि इस तरीके से बॉन्डिंग हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा हाइड्रोजन H2 को बनाना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास क्या होगा, तो हाइड्रोजन के पास हमने देखा 1s1 इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ बना दिया 1s1, दूसरा हाइड्रोजन बना दिया 1s1। इसका शेप कैसे मानते हैं हम लोग, स्फेरिकल शेप है। ये एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अलग होना चाहिए विद अपोजिट स्पिन और हाफ फील्ड होना चाहिए। कंडीशन ध्यान रखनी है, वैलेंस शेल होना चाहिए, वैलेंस ऑर्बिटल होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए और अपोजिट स्पिन होना चाहिए, ठीक है, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। तो ये न्यूक्लियस हो गया आपका, और इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। रिक्वायर्ड कंडीशन ध्यान रखना है, ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग लेकिन किसके बीच में होनी चाहिए, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, और अपोजिट स्पिन होना चाहिए। एक का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ओवरलैपिंग कराएंगे हम तो क्या होगा, ओवरलैपिंग करवाने से इस तरीके से होगा। तो ये जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर आया समझ में आपको। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, देखो रिक्वायर्ड कंडीशन को याद रखना है क्योंकि ये लास्ट तक काम आएगा आपके लिए। तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी, देखिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है इसके लिए, अब ये लास्ट तक आपको याद रखना है कि रिक्वायर्ड कंडीशन क्या क्या है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन है फर्स्ट हाफ फील्ड होना चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए। क्लियर, पहली पॉइंट, हाफ फील्ड नहीं होगा तो ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। दूसरा है वैलेंस शेल होना चाहिए। वैलेंस शेल ही रिस्पॉन्सिबल क्यों है, क्योंकि वैलेंस शेल में ही क्या होगा, ये हाफ फील्ड हो सकता है। जो पहले वाले होते हैं उसमें फुली फील्ड होता है तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए वैलेंस शेल का होना जरूरी है। और तीसरी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है इसमें, अपोजिट स्पिन होना चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है तो हम कहेंगे कि बॉन्ड बन गया अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अगर आपने तीन कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो हम ये मानेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए, वैलेंस शेल होना चाहिए और अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। तो इसी के बीच में हम लोग यहाँ पे जो बॉन्ड बनाएंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने अभी समझी, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है। अच्छा, इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं। देखो वैलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहेंगे कि चलो हमने बोला कि इसी के बेस पे बताओ हाइड्रोजन कैसे बनेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे, तो हम क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन। अब हम बोलेंगे कि वैलेंस थ्योरी के बेस पे प्रूफ करो कि ये आंसर हमारा ये एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हम बोलेंगे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है, देखो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इसके बीच में है, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इसके बीच में है। टोटल कितने लोग हो गए, 2 हो गए। अब हम देखते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन किसके बीच में है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन किसके बीच में है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में। तो टोटल ये भी कितने हो गए, 2। लेकिन एक्सपेरिमेंटली
बस यहीं पे केमिस्ट्री आती है आपकी। एक्सपेरिमेंटल बेस पे हम देखते हैं ज़्यादातर। तो एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रिपल्सन, इसीलिए ये एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अगर अकॉर्डिंग टू वीबीटी आता है कि H2 एग्जिस्ट क्यों करता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि He2 क्या ये एग्जिस्ट करेगा। तो हीलियम में आपने देखा, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको भी चेक करके देखते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू वीबीटी हर एक थ्योरी क्या करती है, अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो हीलियम न्यूक्लियस, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सेकंड ये भी न्यूक्लियस, अब 2 इलेक्ट्रॉन। अब सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, जो अभी हमने इसमें लगाया था वही इसमें लगाना है। वो हर एक में आप लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अगर बोला जाएगा कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, चलो पहले देखते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। 1 2 3, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, प्लस प्लस रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, और भी हो सकता है। देखो रिपल्सन रिपल्सन, तो टोटल फोर्स ऑफ रिपल्सन इज 5। टोटल फोर्स ऑफ रिपल्सन 5। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन। अब चलो चेक करते हैं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन है प्लस माइनस अट्रैक्शन, प्लस माइनस अट्रैक्शन, 2 अट्रैक्शन हो गए। ऐसी प्लस माइनस अट्रैक्शन, प्लस माइनस अट्रैक्शन, टोटल कितने अट्रैक्शन हो गए, 4 अट्रैक्शन। 5 रिपल्सन 4 अट्रैक्शन, कौन ज्यादा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर रिपल्सन ज्यादा है तो क्या कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, तो आंसर इज नो, तो नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए वो कहता है कि जो He2 होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू वीबीटी। क्लियर हो गया। ऐसे आप और भी चेक कर सकते हो। अब देखिए, अब हमने कहा ऑर्बिटल के बेस पे हमने करना है, तो ऑर्बिटल पे हमने अभी डिफाइन देखी थी कि ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ सेल होना चाहिए, वैलेंस सेल होना चाहिए, वैलेंस सेल वाला एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, और इसमें अपोजिट स्पिन होगा, तभी क्या बनेगा आपका, तभी आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें इसके टाइप्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स। पहले हमने डिफाइन देखी कि बन कैसे रहा है, अब इसके टाइप्स में आता है पहला सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड किसे बोलेंगे, पाई बॉन्ड किसे बोलेंगे, डेल्टा बॉन्ड किसे बोलेंगे। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किसको बोला जाएगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किसको बोलेंगे। देखिए न्यूक्लियस क्या है, जैसे अभी हमने एक ऑर्बिटल बनाया, एक ऑर्बिटल बनाया, इसमें ये न्यूक्लियस है। ठीक है, एक ऑर्बिटल न्यूक्लियस हो गए। इन दोनों के पॉइंट को इसको बोला जाएगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब हमने कहा कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो अभी मैंने कहा कि सपोज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स है, इसको एक्स भी मान सकते हो आप। अब इसमें कोई फिक्स नहीं है, देखो ये है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, इससे आप जेड मान सकते हो, इससे एक्स मान सकते हो, इससे वाई, इससे एक्स, किसी को कुछ भी मान सकते हो। आप इसे एक्स भी कह सकते हो, आप इसे वाई भी कह सकते हो, आप इसे जेड भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आप कैसे भी रोटेट कर सकते हो। अभी ये एक्स है, वाई है, जेड है, आप रोटेट करो, आप किसी को कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई चीज़ फिक्स नहीं है। तो एक्स वाई जेड कैसे भी हो सकता है। तो उसमें मेंशन होगा आपके पास बुक में कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस को लिया है कि वाई एक्सिस को लिया है या जेड एक्सिस को लिया है। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लियर हो गया। अब देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो 1 और 2,
अगर एक ऑर्बिटल ये है, दूसरा इसे हम P से दिखाते हैं। P का शेप होता है डंबल शेप। अगर मैंने कहा इंटर न्यूक्लियर एक्सेस ये आ गया, एक्स एक्सिस में आ गया, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस ये आ गया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है एक्स, और अगर मैंने ये बनाया आपके पास 1 और 2, ठीक है, और मैंने कहा इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सेस ये है, तो मैंने इसको मान लिया जेड, तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है, ऑर्बिटल इधर है। कुल मिला के बोलने का मतलब क्या है कि जब आप कोई भी मॉलिक्यूल को बना रहे हो तो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर, इसको आप अच्छे से समझना है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि डिस्टेंस जो लाइन है, एक लाइन है, कौन सी लाइन है, जो न्यूक्लियस को टच कर रही है। अब ये न्यूक्लियस को टच करने वाली लाइन किधर जा रही है? किसी भी एटम में आपके पास, किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस को जो लाइन टच कर रही है, जो न्यूक्लियस को टच कर रही है, जो न्यूक्लियस को टच करते हुए जा रही है लाइन, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस ये भी हो सकता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस ऐसे भी हो सकता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस ऐसे भी मान सकते हो आप, इधर से भी मान सकते हैं। तो कैसे भी एज्यूम कर किया जा सकता है, तो ये फिक्स नहीं है कि आप बोलिए नहीं आपने इसी को इंटर न्यूक्लियर एक्सेस किया है, आप इसे एज्यूम कर सकते हो एज अ जेड इज इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, एक्स इज इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, वाई इज इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, ये मेंशन होगा, ठीक है। तो ये मेन आपके पास इंटर न्यूक्लियर एक्सेस मीन्स जो न्यूक्लियस को टच कर रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसका न्यूक्लियस होगा, तो ये न्यूक्लियस किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है या जेड एक्सिस में है, आप एज्यूम कर सकते हो। अगर ये एक एक्सिस में है तो बाकी क्या होंगे, बाकी होंगे परपेंडिकुलर। सपोज आपने बोला इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज जेड, तो इसका मतलब कि जो जेड है इसको आपने जेड मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी सारे कैसे होंगे, एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर जेड ये है तो वाई इधर हो जाएगा और जेड एक्स इधर हो जाएगा, तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो एक को आपने एज्यूम करना है और बाकी कैसे होंगे, उसके परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर हो गया? तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अब बहुत बार आएगा आपके पास। तो अब सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं? देखो सिग्मा बॉन्ड होता है आपके पास बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। एक्सियल ओवरलैपिंग होगी किसके बीच में, एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या पैरेलल द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यानी कि अगर आपने बोला कि ये है एस और ये है एस, देखो इसके टाइप हो गए एस एस, ये न्यूक्लियस है, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में कैसे बॉन्डिंग हो रही है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रहा है। यानी कि एक ये है, दूसरा, अब ये जो ओवरलैपिंग है आपकी, ये जो ओवरलैपिंग है ये आपकी सिग्मा बॉन्ड है। एंड टू एंड ओवरलैपिंग या इसे क्या बोलेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग या इसे बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग, इस तरीके से अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जैसे न्यूक्लियर एक्सिस आपका ये है, उसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इसके पैरेलल, इसके अलोंग में जो ओवरलैपिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गया? तो एस एस ओवरलैपिंग से दिखाता हूं पहले आपको, एस एस ओवरलैपिंग। तो एस एस ओवरलैपिंग से कैसे हुआ, देखो एक एस ये है और दूसरा एस ये है। अब इन दोनों के बीच में अगर ओवरलैपिंग होती है तो इसे कहते हैं एस एस ओवरलैपिंग। अब इसका नाम आपको याद रखना है। अब इसके नेम आते हैं, नेम कैसे रखने, देखो वन होगा तो इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो इसका नाम क्या होगा, देखो हाइड्रोजन है, इसके पास 1s इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 1s इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों ने ओवरलैपिंग करी तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सिग्मा 1s 1s। एक सिग्मा आपके पास था, एक ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, विद अपोजिट स्पिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों ने ओवरलैपिंग करी। ओवरलैपिंग करने के बाद ये कंपाउंड फॉर्म किया।
अब इसका नाम क्या होना चाहिए, देखो इसका कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है 1s, इसका कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है 1s, कौन सा बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s 1s। क्लियर हो गया। तो एस एस ओवरलैपिंग, इसके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी उसे बोला जाता है सिग्मा। और ध्यान रखना है कि एस ऑलवेज फॉर्म, एस ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये हर हमेशा सिग्मा ही बनाएगा, ये पाई बना ही नहीं सकता है। तो ये हर हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये पाई कभी बना ही नहीं सकता है। तो पहला एग्जांपल आया, इसका नेम कैसे लिखना है, सिग्मा 1s 1s। क्लियर। अब सेकंड इज sp, sp ओवरलैपिंग। sp में क्या होगा, देखो एक s का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक p का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो sp इसको बोला जाता है p। अब इन दोनों में देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, इसका न्यूक्लियस यहाँ आपस में क्या कर रहे होंगे, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सेस हैं, इसके अलोंग में होना चाहिए। अब क्या होगा, देखो 1 और 2, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई, इसे कहेंगे sp ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल देखो इसका, पहले देखो ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब मैंने बोला सपोज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज जेड, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा pz। अब इसको हम बोलेंगे pz, क्यों, क्योंकि अलोंग द एक्सिस हमने क्या ले लिया, जेड एक्सिस ले लिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा pz। ठीक है, अब pz होगा तो क्या होगा, s एंड pz। अब इसका नाम है, एग्जाम्पल के थ्रू इसका नाम लिखते हैं। देखो एग्जाम्पल मैंने बोला चलो एक काम करो, HF बताओ, H एंड F। तो H का क्या होता है 1s1, फ्लोरीन क्या होगा 9, 1s2 2s2 2p5 2p5। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है, अभी हमने बोला था कंडीशंस क्या है, हाफ फील्ड होना चाहिए, इसके पास हाफ फील्ड एक है, इसमें हाफ फील्ड कौन सा है, P का हाफ फील्ड है 1 2 3 4 5, एक हाफ फील्ड है। तो अब ये हाफ फील्ड कौन सा माना जाएगा, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में है। सपोज हमने कहा जेड है तो इसको जेड मान लिया जाएगा, pz। ठीक है, अब इसके बीच में ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे क्या है आपके पास हाइड्रोजन और इसके पास क्या है P, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई। अब ये कौन सा P है 2pz, ये कौन सा S है 1s, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सिग्मा 1s 2pz। इसका नाम क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ 1s का, इसका कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ 2p का, तो इसे कहेंगे सिग्मा 1s 2p। जेड लिखेंगे नहीं भी लिख सकते हैं, अगर आप सिंपल भी लिखते हो तो समझ जाएंगे कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में है वही माना जाता है। ये कौन माना जाएगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को ही माना जाएगा, क्योंकि सिग्मा वही बना सकता है। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो इसमें आपने का एक काम करते हैं HCl का चेक करते हैं, HCl इसका नाम क्या होगा, देखो HCl, तो H का भी हमने देखा, इसका क्या होगा 1s1। Cl का क्या होगा, देखो Cl होगा आपके पास, Cl में यहाँ पे आ जाएगा Ne 3s2 3p5। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है, कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है। अभी हमने क्या बोला था, सॉरी हाफ फील्ड कौन सा है, हाफ फील्ड होगा P वाला। ठीक, तो इसका P ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, तो इसका नेम कैसा लिखा जाएगा, देखो इसके लिए नेम लिखा जाएगा H के लिए क्या होगा 1s, और इसका कौन सा आया 3p आ गया, H एंड 3p। इसका नाम कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s 3p। सेम होगा, देखो सिग्मा के लिए s आ जाएगा और p के लिए क्या होगा ये 2pz। इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई। यहाँ पे कौन है Cl, यहाँ पे कौन है हाइड्रोजन।
क्लियर हो गया। इसका नाम क्या होगा, सिग्मा 1s 3p। क्यों, इसका 1s हाफ फील्ड है, इसका 3p हाफ फील्ड है। जो भी हाफ फील्ड होता है वही आपका बॉन्ड बनाता है, फुली फील्ड नहीं बनाता, अकॉर्डिंग टू VBT। ऐसे अगर आपने क्या किया, HBr का ले लिया, तो HBr के लास्ट में कौन सा आएगा, देखो इसके लास्ट में आ रहा है 1s1, इसके लास्ट में कौन आ रहा है, देखो 3 के बाद आता है 4, तो 4s2 4p5। अब बता सकते हो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, सिग्मा। इसके लिए कौन है 1s, इसका कौन सा एम्प्टी है 4p, तो इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s4p। ऐसे अगर आपने ले लिया HI, तो बता सकते हो इसका नाम क्या होने वाला है, HI का नाम सोच सकते हो आप। अब जैसे आपने नाम लिखे हैं ऐसे इसके नाम लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा, इसका हाफ फील्ड है 1s, इसका देखो 4 के बाद क्या आएगा 5s2 5p5। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके लिए हाफ फील्ड होना जरूरी है। हाफ फील्ड किसके पास है, 1s के पास। हाफ फील्ड किसके पास है, 5p के पास। हाफ फील्ड आपस में ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा 1s 5p इसका नाम हो जाएगा। तो सिग्मा 1s 5p इसका नाम हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है इसका। तो नेमिंग भी समझ में आ गई आपको, तो इस तरीके से है। अब अगला देखते हैं, देखो अगला किसका नंबर आएगा, PP ओवरलैपिंग, यानी दोनों के दोनों P होने चाहिए। लेकिन इसमें सिग्मा में क्या बोला, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, एक P का ऑर्बिटल ये हो गया, सेकेंड P का ऑर्बिटल ये हो गया, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई, इसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। P और P के बीच में ओवरलैपिंग, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल देखते हैं चलो F2 का। अब F2 में अभी हमने किया था, F2 के बाहर कितना होता है 2s2 2p5, और दूसरे F का क्या होगा 2s2 2p5। हमें किससे मतलब है, 2s से बिल्कुल नहीं, हमें मतलब किससे है, हाफ फील्ड से। VBT क्या कहता है, हाफ फील्ड होना चाहिए, फुली फील्ड से हमारा कोई मतलब नहीं है। हाफ फील्ड किसके पास है, P के पास। तो P के पास है, तो 1 2 3 4 5 इसका हो गया ऑर्बिटल हाफ फील्ड। इसका भी कौन सा होगा 1 2 3 4 5। ये किस लॉ के अकॉर्डिंग है आपका, हुंस रूल के अकॉर्डिंग है। तो इसके पास भी हाफ फील्ड, इसके पास भी हाफ फील्ड, दोनों ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने से क्या होगा, कौन सा होगा, आप देखो इसमें कंडीशन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक आपस में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये ओवरलैपिंग हो गई, क्लियर हुआ। इसका नाम क्या है 2p, इसका नाम भी क्या है 2p। आप Z मान सकते हो, अगर आपने कहा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है आपका Z है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z है, तो हम इसको क्या मानेंगे Z, इसको क्या मानेंगे Z। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके नाम से लिख देंगे सिग्मा 2p-2p, या Z भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। ऐसे और दूसरे भी कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। अगर आपने Cl2 का लिया, तो Cl2 में अभी हमने देखा कौन सा ऑर्बिटल खाली है 3p, और इसका भी क्या है 3p, दोनों क्या है 3p। तो इसको दोनों को मैं अलग अलग लिख देता हूं, एक Cl 3p। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका कौन सा ऑर्बिटल खाली है, हाफ फील्ड है 3p, इसका कौन सा ऑर्बिटल हाफ फील्ड है 3p, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सिग्मा 3p। क्लियर हो गया। अगर मैंने अगला एग्जांपल लिया Br का, तो Br के बेस में क्या होगा, एक Br दूसरा Br, अब इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी Cl2। ऐसी Br का एग्जांपल देखो, Br के बाहर कौन सा होगा 4p5, इसमें कौन सा होगा 4p5। अब दोनों में 4p5 है, तो बॉन्ड कैसा बनेगा सिग्मा 4p। क्लियर हो गया। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में होना चाहिए, कंडीशन ये है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब देखो एक और मैं देता हूं आपको, यहाँ पे मैंने लिख दिया Br और यहाँ पे लिख दिया Cl। अब बताओ इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो Br का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है 4p,
और क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 3p। तो बताओ कंपाउंड का नाम क्या होगा इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा बॉन्ड बनेगा 3p एंड 4p, 3p 4p। क्लियर होगा मेरे ख्याल से अब, ठीक है। तो नाम लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना है। कोई भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे Cl और यहाँ लिख दिया F, तो Cl का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 3d5, और F का कौन सा ऑर्बिटल है, F का है 2p5। तो अब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा। इसका नाम क्या होगा, 2p, सॉरी डी लिख दिया, तो इसका नाम होगा 3p। तो बॉन्ड कैसा बनेगा, इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो इसका ऑर्बिटल 2p पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका 3p कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2p 3p। अब p ओवरलैपिंग होती है, तो क्लियर हो गया होगा। p का मतलब हुआ कैसा शेप बनेगा, डम्बल। दूसरे p का मतलब कैसा शेप बनेगा, डम्बल शेप। इसमें हाफ फील्ड है, इसमें हाफ फील्ड है, दोनों कैसे हैं, अपोजिट स्पिन में ओवरलैप होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो फुली सिग्मा बॉन्ड क्लियर होगा। इसके नेम कैसे लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड के, वो आपको क्लियर होगा किसको कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट आता पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड साइड से ओवरलैपिंग होगी, या पार्शियल ओवरलैपिंग होगी, लेटरल ओवरलैपिंग होगी। और एक चीज और ध्यान रखना आपको, परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इधर है, इस लाइन में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो उसके परपेंडिकुलर में बॉन्ड होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर में बॉन्ड होना चाहिए। ये P है, अगर आप D बनाते हो तो D कैसा बनता है, डबल डम्बल। तो डबल डम्बल बनेगा तो इसमें कैसा होना चाहिए, अलोंग, ये है परपेंडिकुलर, यानी लाइन ये जा रही है तो परपेंडिकुलर उसके ऊपर, ये लाइन जा रही है परपेंडिकुलर। सिग्मा कैसे बन रहा था, इसी के अलोंग में बन रहा था, पैरेलल बन रहा था। इसमें कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर टू। ये ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर टू। जो भी आपकी लाइन जा रही है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर में रखा होगा तो आपका पाई बॉन्ड है, और अगर इसके कैसे रखा है, पैरेलल में रखा है, तो सिग्मा बॉन्ड है। इसीलिए इसे डायरेक्शनल बोला जाता है। अगर आपने डायरेक्शन गड़बड़ कर दिया तो बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी। इसीलिए VBT डायरेक्शनल को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। अगर आपने डायरेक्शन को मिस कर दिया, गलत कर दिया, तो बॉन्ड भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पाई बॉन्ड कब बनेगा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पहले ऐसे होगी बॉन्डिंग, उसके बाद ऐसे होगी, ऐसा पहले नहीं हो सकता। देखो अगर कोई भी चीज़ इधर से आ रही है, ऐसे आ रही है, ये आ रहा है और अंगूठा आ रहा है, देखो अगर ये देखो, ये अंगूठा है आपका पाई बॉन्ड और ये आपका सिग्मा बॉन्ड, तो अगर कोई भी एटम आ रहा है तो पहले कैसे होगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, फिर कैसे मिलेगा, ये पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड कब मिलेगा आपका, जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कोई भी चीज़ ऐसे आ रहा है तो बॉन्ड कैसे होगा, पहले सिग्मा फिर पाई। तो पाई आफ्टर बनता है किसके, सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है। तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब इसके 3 टाइप हैं, PP, PD और DD। अब देखो PP ओवरलैपिंग देखते हैं पहले। PP ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ कि P किधर है आपका, दूसरा P किधर है। अब इन दोनों को ओवरलैप कर देंगे तो कैसे होगा, 1 2। अब जो ये ओवरलैपिंग है आपकी, ये कौन सी ओवरलैपिंग मानी जाएगी, PP। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, ये देखो अगर मैंने सपोज का इंटर न्यूक्लियर एक्सेस Z है और मैंने इसको बोला सपोज ये PX है, PX है, तो आपका PX बन जाएगा। क्लियर। ऐसे अगर मैंने Z ले लिया तो सॉरी Y ले लिया तो 1 2, ये मैंने ले लिया PY, ये ले लिया PY। अब कैसे भी मान सकते हो, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के 90 के एंगल में है, किसी को भी आप Z ले सकते हो। लेकिन मेंशन करना जरूरी है, यहाँ पे मुझे लिखना जरूरी है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने किसको एज्यूम किया हुआ है, ये मेंशन जरूर होगा। ये बिना मेंशन करे हम पता नहीं लगा सकते।
तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या ले लिया मैंने, देखो ये जेड ले लिया, तो ये पी वाई में ओवरलैपिंग होगी, तो इसे बोला जाता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है आपका, ओवरलैपिंग के थ्रू बन रहा है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, देखो पाई बॉन्ड का डबल बॉन्ड बन रहा है, तो डबल बॉन्ड कब बनेगा, जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। जैसे एग्जांपल है O2, O2 में आपने क्या किया, O2 में कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, 1 2, इसको यहां से हटा देते हैं। तो पहले आपने क्या बनाया, पहले आपने बनाया सिग्मा बॉन्ड, तो पहला O2 है, देखो O2, तो O2 में कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे 2p4, इसको भी दिखाएंगे 2p4। अब ऑर्बिटल किसमें खाली है, देखो ऑर्बिटल किसमें खाली है, इसमें p में, देखो 1 और 2, 2p में 2 हाफ फील्ड हैं, इसमें भी क्या होंगे, 2 हाफ फील्ड होंगे। तो अभी हमने कंडीशन क्या बोली थी, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, तो दोनों में 1 1 हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड होगा तो कैसे दिखा देंगे, देखो इसको कैसे दिखाएंगे, इधर दिखाता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूं। चलो अब इसमें हाफ फील्ड कैसे दिखाएंगे, देखो हाफ फील्ड में एक ऑर्बिटल यहाँ आएगा आपके पास, तो 1 और 2, तो इसके बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो पहले ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, तो ये हो गया आपका सपोज जेड। तो मैंने बोला इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है आपका, जेड एक्सिस है, तो पहले क्या बनेगा आपका, सिग्मा बॉन्ड बन गया, पहले सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब क्या देखते हैं, देखो अब आएगा ये वाला सेकेंड इज, इसको मैंने बोला सपोज ये पी वाई ले लिया, इसको भी मैंने क्या बोला, पी वाई ले लिया। तो अब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, अब इन दोनों के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग। तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है, इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, तो ये कौन सा बॉन्ड माना जाएगा, पाई बॉन्ड। अब पाई वाला कौन सा, P और P के बीच में ओवरलैपिंग का, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसका नाम क्या होगा, पाई बॉन्ड हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, P ओवरलैपिंग, आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो पी वाई, या इसको हम सिंपल PP भी लिख सकते हैं। तो ये पाई बॉन्ड है। पहले वाला कौन है, ये सिग्मा भी क्या है, PP, लेकिन ये जेड आप मेंशन कर सकते हो। तो P आपको समझ में आ गया होगा कि PP में कैसा होता है, इस तरीके की ओवरलैपिंग होती है। क्लियर हो गया होगा आपको। ऑक्सीजन बनाया मैंने डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल खाली है, उस बेस पे मैंने यहाँ पे लिखा। अब नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा, देखो 2p4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 2p, और ऐसी पाई 2p और सिग्मा भी 2p। तो ये आपको इस ऑर्बिटल को भी मेंशन करना है, इस ऑर्बिट को कौन से ऑर्बिटल में है, ठीक है, उससे भी आपको मेंशन करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने नाम कैसे रखा है। देखो नाम जिस ऑर्बिटल को आपने यूज़ किया है उसी को लिखना है। अगर आपने 3 को यूज़ किया तो 3 को लिखना है, 4 को यूज़ किया तो 4 को लिखना है, 1 को यूज़ किया तो 1, जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हाफ फील्ड है उसी को आपने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है इसमें, सेकेंड इसमें आता है P और D, P एंड D। तो P को कैसे दिखाएंगे, देखो P आपका दिखाएंगे इस तरीके से, D कैसे दिखाएंगे, देखो D इस तरीके से दिखाया जाएगा। D कैसे दिखाएंगे, देखो 1, ये इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा। PD को एक बार दिखाते हैं ढंग से, एक बार देखिए P आपको ऐसे दिख गया 1, D कैसे दिखेगा, देखो यहाँ से जाएगा, ये आपको यहाँ कैसे दिखेगा, ये इधर से, ये ऐसे जाएगा। देखो सेम पैटर्न बनेगा आपका 1 2 इस तरीके से जाएगा। ये D है, डबल D, और ये क्या है, P है। अब इसके बीच में ये ओवरलैपिंग होगा, इसके बीच में ओवरलैपिंग हो गई, तो इसके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो इसे कहेंगे P और D
ओवरलैपिंग, पी डी ओवरलैपिंग। तो एक पी का पार्टिसिपेट कर रहा है, एक डी का भी मैंने आपको बताया किस तरीके से इसमें लिखा जाएगा नाम, ऐसे ही आपने इसका नाम लिखना है। ये कहाँ पे आएगा, देखो सल्फर वाले में इसको यूज़ करते हैं, SO3 SO3। अभी हम इसको और डिटेल में आगे देखते हैं, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो नेक्स्ट आगे वीडियो में हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखते हैं, MOT थ्योरी या और अदर थ्योरीज में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये P है और ये D है, इन दोनों के बीच में अगर ओवरलैपिंग होती है PD, अब इसका कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, इसका करेगा 3D वाला, और इसका P कौन सा करता है 2P, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो नाम हो जाएगा सिग्मा 2P और 3D ओवरलैपिंग। ठीक है, सिग्मा बनेगा, सिग्मा क्यों बन रहा है, ये देखो ये पाई बॉन्ड है, देखो पहले वाला सिग्मा दूसरा पाई, पहला वाला सिग्मा दूसरा पाई, पहला वाला सिग्मा दूसरा पाई। तो पाई का कौन सा ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है उसको कैसे पता चलेगा, तो आपने सल्फर को लिखना है। सल्फर क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d0। अब देखो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, S से इलेक्ट्रॉन को फुली फिल्ड बनाऊंगा 3s, उसके बाद P के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होंगे 1 2 3 4 और D का वैकेंट ऑर्बिटल यूज होगा। अब मुझे कितने चाहिए, यहाँ पे देखो 6 लोग चाहिए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये था ग्राउंड स्टेट में, यहाँ से थोड़ी सी हीट दी, जैसे ही हीट देंगे ये इलेक्ट्रॉन जम करके कहाँ चला जाएगा, हायर में। अब हायर में तो पहुँच गया, लेकिन फिर भी मुझे कितने अनपेयर्ड मिले, 4 ही अनपेयर्ड मिले, 4 ही अनपेयर्ड मिले। ठीक है, और मुझे कितने चाहिए 1 2 3 4 5 6 चाहिए, तो मैंने और ज़्यादा इससे एक्साइटेड किया, तो इसे कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जब हमने एक बार में जंप किया तो फर्स्ट। अब फिर क्या हुआ, दोबारा से हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो उसको कहेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा, अब मुझे 6 बॉक्स मिल गए जो क्या कर रहे हैं, अनपेयर्ड हैं। तो 6 बॉक्स में अनपेयर्ड हैं, तो 6 बॉक्स अनपेयर्ड हैं, तो क्या होगा, देखो अब 6 बॉक्स हैं तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब पाई बॉन्ड कौन सा बनेगा, देखो ये वाला पाई बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन का कौन सा यूज होगा, ऑक्सीजन हमने अभी किया था, ऑक्सीजन में कौन सा यूज होगा 1 2 3 एंड 4। तो ऑक्सीजन में ये वाले ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, कौन से, P वाले। जबकि S में कौन से हो रहे हैं, देखो 2 हो रहे हैं D वाले, तो 2 D के बनाएंगे, और एक कौन सा यूज हो रहा है, P का। इसको ध्यान देना आपने, इसको ध्यान देना है। ये हो गया 3s, ये हो गया 3p, ये हो गया 3d। तो आपको बोला जाएगा D पाइप के वाले कितने बन रहे हैं, देखो पहला, आप पहला बनाओगे तो क्या बनाएंगे, पाई का पहला होगा, इसका नाम होगा 2p और 2p। देखो इसका भी 2p यूज हो रहा है, इसका भी 2p यूज हो रहा है। दूसरा क्या बनेगा 2p, सॉरी इसका नाम 3 आएगा। अब देखो ये है 3d के दो बॉन्ड बनेंगे, देखो कोई भी 2 आप ले सकते हो, तो 3d के कौन से बनेंगे, 2 बॉन्ड, तो इसके 2 बनेंगे, इसका 1 बनेगा। क्लियर है, तो D का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है D ओवरलैपिंग, D और D के बीच में ओवरलैपिंग। तो एक D ये बन गया आपका, सेकेंड D ये बन गया आपका। अब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसको बोलते हैं डी ओवरलैपिंग। एक D ऑर्बिटल ये है, दूसरा D ऑर्बिटल ये है, अगर इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है उसे कहते हैं डी ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग क्लियर हो गई होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा कौन सा बनाता है, P और D बनाता है, सॉरी पाई क्या बनाएगा, P और D। सिग्मा क्या बनाता है, S और P। तो S और P यूज होता है सिग्मा के लिए, जबकि P और D यूज होता है पाई के लिए। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब थोड़े से कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि आपको अभी बताया था मैंने, सिग्मा बॉन्ड क्या होगा आपका, कोई भी टाइप से बॉन्ड बनाओगे, फर्स्ट स्टेप जो बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। सेकंड है कि P और D ऑर्बिटल बनाएंगे तो क्या बनाते हैं वो,
पाई बॉन्ड बनाते हैं। अभी जैसे हमने बताया था सिंगल बॉन्ड हर हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा। पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है, ठीक है। तो पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा। अगर डबल बॉन्ड आता है कहीं पे तो डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा है और एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है कहीं पे तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सिग्मा बनेगा और दो पाई बनेंगे। ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा दो पाई, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, और सिंगल बॉन्ड होगा तो हर हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाता है, देखो डी और पी, ये क्या करते हैं, इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। डी और पी में ओवरलैपिंग ज़्यादा होती, तो एस पी में ज़्यादा होगी, एस पी में और एस एस में। तो इसको बताते हैं, देखो आपको अगर बोला जाएगा कि एस पी और डी में से ज़्यादा ओवरलैपिंग किसके पास होगी, तो ज़्यादा ओवरलैपिंग किसके पास होती है, पी डी और एफ, इसमें क्या होती है, मोर ओवरलैपिंग होती है, मोर ओवरलैपिंग होगी। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शनल होता है, ये एक डायरेक्शन में फिक्स होता है। डायरेक्शनल का मतलब अगर मैंने कहा पी जेड तो इसमें इसी एक्सिस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, बाकी नहीं, बिल्कुल फोकस्ड है, ठीक है। और एस में क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, ये इधर भी इधर भी इधर भी पूरी तरफ से स्कैटर्ड है, तो इसीलिए क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। एस इज नॉन डायरेक्शनल, और अगर डायरेक्शनल नहीं होगा तो क्या होगा, लेस ओवरलैपिंग होगा। तो ओवरलैपिंग कम होगी, इसका मतलब क्या होगा, लेस बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, लेस ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हैं, पूरे फैले हुए हैं, तो स्कैटर्ड होंगे तो बेकार ओवरलैपिंग होगी, और बेकार ओवरलैपिंग होगी तो इसका बॉन्ड क्या होगा, ये वीक बॉन्ड बनाएगा। और ये कैसा बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसकी कम होगी। तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जिसका कम ओवरलैपिंग होगी उतना वीक बॉन्ड बनेगा। क्लियर। तो अब देखो ये आपको आया था स्ट्रेंथ का मेन खेल है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसे कैसे निकालना है हमें। तो स्ट्रेंथ में आपको ध्यान रखना है कि 1s होता है जो, ये कैसा होता है, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्गर होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। 1s बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अभी हम स्ट्रेंथ को हम आगे देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। क्वेश्चन आता है आपके पास, सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से। तो अभी मैंने बोला था सारा खेल किसका है, सारा खेल है ओवरलैपिंग का। तो जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, जितनी ओवरलैपिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतना बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है, इसका रीज़न क्या है आपके पास, कि सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग है, तो हम बोलेंगे कि ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जो ओवरलैपिंग होगी वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, सबसे ज़्यादा होगी सिग्मा बॉन्ड में, एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ग्रेटर ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, जितना पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग, सारा खेल किसका, देखो ओवरलैपिंग। अगर मैंने ओवरलैप किया, थोड़ा सा ओवरलैप हुआ जल्दी टूट जाएगा। अब ये ओवरलैप किया, ज़्यादा ओवरलैप हुआ ज़्यादा देर तक रहेगा। अब ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा करी, अब देखो ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो मजबूत बॉन्ड है, कम ओवरलैपिंग हुई, देखो कम ओवरलैपिंग हुई जल्दी टूट जाएगा। तो जितना ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो ये सारा खेल किसका, यहाँ पे ओवरलैपिंग का है। तो ये स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे खेल आता है आपके पास, स्ट्रेंथ होता है। पहले हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कहा स्ट्रेंथ देखेंगे तो n जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए 1s और 2s, तो किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस बात है 1s की।
तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? तो 1s की। तो n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है? n को कहेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये कौन सा ऑर्बिट है, आप कौन सा यूज कर रहे हो? जैसे मैंने कहा यहाँ पे, तो इसके लिए ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ। pp ज़्यादा होता है, फिर sp होता है, और फिर ss होता है। कब? अगर n क्या होगा? सेम हो जाएगा। अगर n सेम हुआ तो उसके बाद ऑर्डर ये रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला 1s ये नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर 2 में कौन आएगा? पहले 2p, ये किसके लिए है? अगर सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं। फिर किसका नंबर आएगा? फिर आ जाएगा इसमें 2s 2p, 2s एंड 2p। तो ये आ जाएगा 2s एंड 2p का। ठीक है, 2s एंड 2p। और फिर किस कौन आएगा? फिर आएगा, तो ऑर्डर कैसे करेंगे देखो, 1 सेकेंड। हाँ, तो फिर किसका नंबर आएगा? 2s 2p, 2s का। यानी कि हमने क्या किया इसमें, हमने क्या किया कि इसका ऑर्डर लिखते समय आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर लिखते समय क्या ध्यान रखना आपने? 2p का, और लास्ट में आएगा 2s का। तो पहले n देखो, n1 को प्रायोरिटी दी, ये एक्सेप्शनली होता है, बहुत ज़्यादा होगा। 2 में देखो, 2 में किसका आएगा? पहले p का, फिर sp का। ss का भी हमने बताया था वीकर बनता है, तो s का सबसे वीक बनेगा। अगर आप 3 की बात करोगे तो 3 में भी वही होगा, फिर 3p। फिर किसका नंबर आएगा 3p के बाद? 3s 3p। फिर किसका आ जाएगा? 3s का। n का देखना आपने, जितना n ज़्यादा होगा उतना क्या होता जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। तो पहला क्लियर हो गया। तो अगर मैंने कहा था n सेम है, तो n सेम होगा तो किसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है? p की ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। फिर sp की और ss की सबसे कम होती है। क्यों? रीज़न क्या है ऐसा? इसका रीज़न क्या है? ये दिस इज नॉन डायरेक्शनल, इसका डायरेक्शन नहीं है, नॉन डायरेक्शनल। ये डायरेक्शन में नहीं है, क्या है? स्कैटर्ड फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ फैले हुए हैं। इसीलिए क्या होगा? इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं मानी जाती है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता है। जबकि p क्या है? बिल्कुल फोकस्ड है, पूरी डेंसिटी एक साइड में है, एक एक्सिस में पूरी डेंसिटी बाकी नहीं है, तो इसलिए इसकी ओवरलैपिंग को स्ट्रॉन्ग मानते हैं। अब आता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? देखो, पाई बॉन्ड में अगर आपको स्ट्रेंथ देखना है तो किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो इसमें भी सेम केस आता है आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n जितना ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और दूसरा d का सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो d होता है उसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, d की ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी p से। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ d इज ग्रेटर देन p हो जाएगा, इसको ध्यान रखना आपने, d की p से ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि d ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू p। तो हम बोलेंगे कि ओवरलैपिंग ऑफ d इज ग्रेटर देन p। अब देखो स्टार्ट करते हैं, तो p कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकेंड से। तो 2p नंबर 1 पे 2p आ जाएगा। अब कौन आएगा? देखो 2p p पाई, ये पाई बॉन्ड आ गया, तो 2p पाई। उसके बाद कौन आएगा? देखो, उसके बाद आएगा 2p पाई, फिर 3d पाई हो जाएगा, 3d पाई हो जाएगा। ठीक है, अब 3d पाई के बाद फिर कौन आएगा? फिर आएगा 2p पाई और 3p पाई। अब हमने बढ़ा दिया, हमने देखो यहाँ पे 2 लिखा, तो जितना n कम होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद 3 है, 3 के बाद किसका नंबर आएगा? देखो 3d पहले आया, 3p बाद में आया, तो d पहले आएगा, p बाद में आएगा। ठीक है, अगर हम 3 की बात करेंगे तो 3d, उसके बाद फिर क्या होगा? 3 की बात की तो फिर 3d के बाद किसका नंबर आएगा?
3d पाई और फिर 3p पाई, फिर कौन आएगा 3p पाई p पाई। तो इस तरीके से आपको ये ऑर्डर को याद रखना है। तो स्ट्रेंथ है, देखो जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, सबसे कम कौन होगा सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और रिएक्टिव भी कौन ज़्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। शेप को कौन डिसाइड करेगा, देखो शेप को कौन सा डिसाइड करता है, क्या सिग्मा बॉन्ड करता है या पाई बॉन्ड करता है। तो जो शेप को डिसाइड करता है वो केवल और केवल कौन करता है सिग्मा बॉन्ड। पाई शेप को डिसाइड नहीं करता, पाई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और रिएक्टिविटी भी क्या होगी, रिएक्टिविटी मल्टीपल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। रीज़न क्या है इसका, इसका रीज़न है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते रहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। जैसे मैंने लिखा सिंगल बॉन्ड और ये लिखा डबल बॉन्ड, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा, डीलोकेलाइज है, डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज मतलब ये घूमता रहता, फिक्स नहीं होता, घूमेगा तो तोड़ना आसान है। ये फिक्स है, ये है लोकेलाइज्ड। जो चीज़ फिक्स है उसको तोड़ना मुश्किल है, जो घूम रहा है उसे तोड़ना आसान है। इसीलिए मल्टीपल बॉन्ड है जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड की, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ। अब आता है ओवरलैपिंग। देखो इसमें प्लस और माइनस चार्ज दिखाया हुआ है, तो ऑर्बिटल में प्लस और माइनस चार्ज का मतलब क्या हुआ। देखो अगर मैंने ऑर्बिटल बना दिया, अब आपने बोला सर ये प्लस और माइनस आपने क्यों दिखा दिया। चलो प्लस और माइनस दिखाने का रीज़न क्या है। देखो ये ऑर्बिटल मैं अभी तक दिखा रहा था आपके पास, आपने बोला चलो सर ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आपने इसके ऊपर प्लस और यहाँ माइनस किस बेस पे रख दिया, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है, ये प्लस और माइनस लिखने का रीज़न क्या है। तो मैंने कहा देखो पहले पॉइंट क्या ध्यान रखना आपने कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन लाइक अ वेव, एक वेव की तरह मूव करता है। हमें पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, वेव की तरह होता है। इलेक्ट्रॉन भी वेव होगा, और जब वेव होगा तो इसका मूवमेंट भी किसकी तरह होगा, वेव की तरह। तो वेव कैसे मूव करता है, ये आपको पता है कि वेव इस तरीके से मूव करता है। तो ये जीरो हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो आपने बोला हाँ ये तो हमने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, तो आपने पढ़ा हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन होता है तो हमने कहा कि ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा है, इस तरीके से मूवमेंट है। तो जब ऊपर इसको हम क्या कहेंगे, प्लस चार्ज, जो नीचे वाला उसे क्या कहेंगे, माइनस चार्ज। तो इसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने कहा कि जब भी हम किसी को ऑर्बिटल बनाएंगे तो एक को मैंने बोला प्लस, तो एक को बोल दिया माइनस। इसमें एक ऑर्बिटल बनाया तो एक लोब्स को, इसको कहते हैं लोब्स, तो एक लोब्स को मैंने क्या बोला, एक लोब को बोला मैंने प्लस, तो दूसरे को क्या बोलेंगे, माइनस। ऐसी डी में देखो, डी में डबल डंबल है, एक प्लस दूसरा माइनस, ऐसे ही करेंगे एक प्लस दूसरा माइनस। तो माइनस प्लस का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव नेचर होता है। वेव कैसे मूव करता है, तो जब ये ऑर्बिटल में घूमेगा, कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा यहाँ पे, तो इसका मूवमेंट कैसे होगा। तो इसमें देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो एक लोब हमने प्लस लिखा है, दूसरा माइनस लिखा है। तो होपफुली क्लियर होगा आपको, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। तो यहाँ पे अब ओवरलैपिंग होती है, 3 टाइप की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। पहला है पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, जब दोनों के दोनों प्लस प्लस आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। अब देखो डायरेक्शनल है, ये एक ही डायरेक्शन में आ गए, एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप हो रही है, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, देखो एडिटिव होता है ये। एडिटिव कैसे होता है, देखो एक ऑर्बिटल को कैसे दिखाया मैंने, एक ऑर्बिटल को ऐसे दिखा दिया। सपोज इसकी वैल्यू क्या है, +4, और दूसरा भी क्या हुआ, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया। तो
इसमें भी क्या है, ये +3, देखो ये +4 +3, अब ये दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे। तो दोनों को आपस में मिक्स करने, देखो +4 +3 तो क्या बन जाएगा, +7 बन जाएगा। तो दोनों को मिक्स करके ऐसे बन जाएगा +7 -7, ठीक है, +3 -3 +4 -4। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि प्लस प्लस क्या है, आपस में अच्छे दोस्त हैं। प्लस प्लस इन द फेज, एक ही फेज में है। देखो दोनों के दोनों क्या है, इन सेम फेज, एक ही फेज में है। इसे कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। यहाँ देखो प्लस माइनस इसके बीच में ओवरलैपिंग, ये प्लस प्लस के बीच में ओवरलैपिंग, माइनस माइनस के बीच में, सेम फेज के बीच में ओवरलैपिंग होगी। इसे कहा जाता है पॉजिटिव, मीन्स सेम वाले, प्लस प्लस के साथ, प्लस प्लस के साथ, माइनस माइनस के साथ, तो इसे बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक जैसे ओवरलैप कर रहे हैं। आपने बोला चलो सर समझ में आया, थोड़ा बहुत दोनों ऐड कर दिए, लेकिन ये माइनस वाला क्या है, ये माइनस वाले को समझा दो। तो माइनस में क्या होगा, देखो माइनस का मतलब सपोज करो एक का है +5, ए का। अब दूसरा क्या, देखो आउट ऑफ फेज, डिफरेंट में है, डिफरेंट फेज है, मतलब एक नीचे की साइड चला गया। तो एक कैसा है, प्लस है, दूसरा क्या है -4। तो अब ये +5 और -4, तो कितना हो जाएगा दोनों को ऐड करके, दोनों को ऐड करके हो जाएगा 1। तो ये ऐसे ही जाएगा। तो इसे कहते हैं एडिटिव, इसे कहते हैं सब्सट्रैक्टिव। इसमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो 5 -4, तो ये हो गया नेगेटिव, यानी डिफरेंट वाले, प्लस से माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस से माइनस को ओवरलैप कर रहे हैं, उसे कहते हैं नेगेटिव। यहाँ पे क्या हुआ, कम हो गया, देखो +4 माइनस +5 -4 1 में आया, तो नेगेटिव हो गया, इसलिए इसे बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो नेगेटिव किसके बीच में होगी, जब डिफरेंट साइन होगा, प्लस माइनस, ये क्या होगा प्लस माइनस, ये क्या होगा, देखो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, जो प्लस माइनस के बीच में ओवरलैपिंग होगी डिफरेंट साइन के बीच में, उसे कहेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग। फिर आता है जीरो ओवरलैपिंग। जीरो मतलब ओवरलैपिंग का मतलब ही नहीं है, जीरो मतलब ओवरलैपिंग हो, डायरेक्शन, इसलिए मैंने क्या बोला, ये डायरेक्शन होते हैं। अगर एक का डायरेक्शन इधर है और दूसरे का डायरेक्शन इधर है, सपोज ये मैंने बोला PY, ये बोला PZ, तो दोनों का डायरेक्शन अलग है, मैच ही नहीं कर रहा है, तो ओवरलैपिंग होगी नहीं, उसे कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग अगर डायरेक्शन आपने डिफरेंट बना दिया, जैसे ये है देखो, एक ये दूसरा डायरेक्शन अलग हो गया, तो इसमें ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, तो इसे कहेंगे जीरो ओवरलैपिंग। अलग अलग फेज में आ गया, देखो एक PX है PY, डिफरेंट डायरेक्शन में आ गए, तो ओवरलैपिंग होगी नहीं, उससे बोला जाता है जीरो ओवरलैपिंग। अब आता है मेन ट्रिक आपको बताने की, सिग्मा और पाई बॉन्ड को निकालना कैसे, इसकी सुपर ट्रिक आपको बताता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको ट्रिक को ध्यान रखना है। देखो दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक होता है ओपन चेन वाला, ओपन चेन मतलब जितने आपने कंपाउंड देखे, एक होता है साइक्लिक वाला। दो तरीके के होते हैं, एक साइकिल में होता है, साइक्लिक कैसे, जैसे रिंग में हो गया, साइक्लिक को बोला जाता है रिंग में। तो रिंग के लिए ट्रिक क्या करनी है और साइकिल के लिए क्या ट्रिक करनी है, तो इन दोनों के लिए हम लोग इसको करते हैं। तो ओपन के लिए क्या देखते हैं, देखो सिग्मा और बॉन्ड निकालना है मुझे, तो सिग्मा बॉन्ड निकालना है, तो सिंपल ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो सिंपल ट्रिक क्या है कि सिग्मा बॉन्ड मैं निकालूंगा, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, जितने नंबर ऑफ एटम हैं -1 कर देना, एक कम कर देना। टोटल एटम देखो कितने हैं, उसमें एक कम कर दो, वो सिग्मा आ गया, ठीक है। तो जितना आपने टोटल एटम सम किया, एक कम कर दिया, सिग्मा आ गया। साइकिल में क्या करना है, साइकिल में सिंपल कर देना है, जितने नंबर ऑफ एटम आ गए वो क्या है, सिग्मा। जितने नंबर ऑफ एटम आ गए सब सिग्मा है। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एटम -1, एक कम कर दोगे तो सिग्मा आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद पाई के लिए क्या है, पाई के लिए दिक्कत क्या आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम बता सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आपको बता सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हेलोजन होगा, उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ।
तो उसके लिए देखो सुपर ट्रिक क्या करनी है, इसको अप्लाई करके देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक देखो, सिंपल ट्रिक क्या है, जितने कार्बन एटम है +1, ठीक है, माइनस जितने हाइड्रोजन है बाई 2, जितने हेलोजन है बाई 2, जितने नाइट्रोजन है अपॉन 2, ठीक है। तो ये है, इसमें C का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम हैं। H का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने हैं। और इसमें X का मतलब नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कितने हैं। और N मीन्स नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर ये साइक्लिक में आ गया तो साइक्लिक के लिए क्या ट्रिक लगानी है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखो आप इसको क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे। पाई के लिए क्या होगा, C+1 माइनस जो मैंने अभी लिखा था वही लिख देना है, जो मैंने अभी लिखा था वही लिखना है, बस एक चेंज कर देना है। एक चेंज क्या करना है, माइनस जितने नंबर ऑफ रिंग आ गए उसको इससे माइनस कर देना है। देखो सिंपल ट्रिक है, अब इसको लगाएंगे 2 मिनट में आंसर निकालेंगे, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, परफेक्ट होगा। सिग्मा बॉन्ड तो आप देखते निकाल सकते हो, जितने एटम है -1, यहाँ पे साइकिल होगा तो नंबर ऑफ एटम जितने होंगे वो सारे सिग्मा है। पाई में कार्बन +1, इसको अप्लाई करते हैं। देखो अब अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे अभी आपके पास बुक में भी है क्वेश्चन, ये था C2 CN का 4, ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। अब हमें बताना है सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो मैं क्या करूंगा, विदाउट कैलकुलेशन का, विदाउट फॉर्मूला इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। मुझे पता है ये ओपन चेन में है, रिंग में नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले एटम देखो कितने, 2, ये 4 1 जा 4, तो पहले एटम देखते हैं कितने आए इसमें। एटम कितने हैं, कार्बन के 2 हैं, यहाँ पे 4 1 जा 4, कार्बन के 4 हो गए, और नाइट्रोजन के 4 1 जा 4 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 10। अब मुझे पता है ये कैसा कंपाउंड है, ओपन वाला ने, साइकिल नहीं है इसमें। तो ओपन के लिए मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ एटम -1, आंसर इज 9। क्लियर हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, जो चीज़ नहीं है उसे छोड़ देना है। कितने कार्बन है इसमें, कार्बन +1 -H/2 -X/2 +N/2, ठीक है। अब जो नहीं है उससे छोड़ देना है। कार्बन देखो, कार्बन है, हाँ 2 + 4 6 कार्बन है, +1 माइनस, क्या हाइड्रोजन है, नहीं है, छोड़ दो। क्या हेलोजन है, नहीं है, छोड़ दो। नाइट्रोजन कितने हैं, 4, तो 4/2, सॉरी ये प्लस में जाएगा, तो टोटल कितने हो गए, 9, ठीक है। अब इसे हम कैलकुलेट करके भी देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करके भी देखते हैं इसको कैसे आएगा। देखो C2 डबल बॉन्ड है, CN का मतलब 4 CN बॉन्ड है, तो इसको हम लगा के भी देखते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। पहले सिग्मा देखो इसमें, तो सिग्मा इसको चेक करते हैं, चलो सिग्मा देखते हैं इसमें। सिग्मा देखो कितने आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सिग्मा, सही हो गया। अब पाई देखो, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई पर 2 4 +1 5 5 + 2 7 और 7 + 2 9, तो 9 पाई। क्लियर है, बहुत सिंपल ट्रिक आपको बताई है, इसको किसी भी कंपाउंड में लगाओ, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक रिंग का भी आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग बना दिया आपने, ठीक है। अब ये रिंग है लेकिन आपको फॉर्मूले में दे दिया C6H6। अब बताओ कितने सिग्मा कितने पाई, आपको पता है, ट्रिक की बता दिया सर ने, तो हमें ट्रिक समझा दी है, स्ट्रक्चर की भी क्या ज़रूरत है, पता होना चाहिए। साइकिल में है, साइकिल के लिए कितने एटम है, 6 + 6 12, वेरी सिंपल आंसर। अब बोला पाई बताओ, पाई के लिए क्या करना है, जितने कार्बन एटम +1 माइनस हाइड्रोजन/2, आपने बोला हमें तो ट्रिक पता है, सर ने ट्रिक बताई है, उसको लगा देंगे हम। कार्बन कितने हैं, 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, 6/2, ठीक है। और 6/2 तो कितना होगा, अब इसको कितने से माइनस करना है, इसको माइनस करना है नंबर ऑफ रिंग, कितने रिंग है, 1 से माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा, 7 - 3
और फिर -1, तो आंसर इज 3। अब इसको अप्लाई करके भी देखते हैं। देखो तो यहाँ से मैंने क्या निकाला, यहाँ से मैंने निकाला सिग्मा है 12 और पाई इक्वल टू 3। ठीक, अब इसको अप्लाई करते हैं। देखो तो आपको ध्यान रखना है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो 1 2 3 यानी एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा, तो एक सारी जगह पे हाइड्रोजन लगा होगा। तो अब चेक करते हैं कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। चलो चेक करके देखते हैं इसको, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है। तो चेक करते हैं। चलो पहले देखते हैं सिग्मा को। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए, और ये 6 बाहर आपको दिख रहे हैं। 7 8 9 10 11 12 हो गए, तो 12 इज राइट आंसर। कोई डाउट? अब देखो पाई कितने, ये तो क्लियर दिख रहा है, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, तो 1 2 3 3 पाई, बिल्कुल सही। ठीक है, तो साइक्लिक का आप एग्जांपल लो, कोई भी बड़ा कंपाउंड लो, आप क्या करना है, पहले देखो टोटल एटम कितने हैं, टोटल एटम के बेस पे आपका आंसर आएगा। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन वाले कंपाउंड है, तो ये वाली ट्रिक लगा के आपको सिग्मा पाई वाला आंसर आ जाएगा। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस, पहला ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कैसे होती है? एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। इसमें कैसे ओवरलैपिंग होगी? साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। दूसरा किसमें होता है? SS SP PP में ओवरलैपिंग होगी, SS। और इसमें कैसी होगी? इसमें होगी PP के बीच में, या PD के बीच में, या DD के बीच में। तो यहाँ DD के बीच में ओवरलैपिंग होगी, PD के बीच में और PP के बीच में ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। सिग्मा कैसा बॉन्ड बनाएगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। और पाई कैसा बॉन्ड बनाएगा? वीक बॉन्ड। तो रीज़न क्या है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग क्यों बनाता है, पाई वीक क्यों होता है? तो आपको सारा खेल किसका बताया था? ओवरलैपिंग का। तो आपको ध्यान आया कि ये तो सर ने बताया था कि ये क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जो ओवरलैपिंग होगी वो किसकी ज़्यादा होगी? ओवरलैपिंग किसकी ज़्यादा होगी? सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, तो ये ग्रेटर हो जाएगी। तो इसीलिए सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब एक सिस्टम में लगा हुआ है, सिमेट्रिकल होता है। और ये कैसा होता है? पाई इज अनसिमेट्रिकल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे होंगे? अनसिमेट्रिकल। ये कैसे होंगे? सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल आपको दिखा देते हैं। देखो जैसे ये आपने बनाया 1, तो ये ऐसे जाएगा, सिमेट्रिकल है। जैसे आपको एक साइड दिख रहा है, ओवरऑल आपको सेम दिखाई देगा, ओवरऑल आपको सेम दिखाई देगा। तो सिग्मा बॉन्ड है। सिमेट्रिकल आपको दिख रहा होगा। पाई बॉन्ड है, आप कहोगे नहीं नहीं सर हमें तो ये भी सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप क्या कहोगे कि पाई बॉन्ड है सर, ये भी मुझे सिमेट्रिकल दिख रहा है और ये भी सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो डिफरेंस ऐसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे बॉन्ड 0 हो गया, यहाँ पे ओवरऑल क्या हो गया आपका, इधर कम है इधर ज़्यादा है। ठीक है, इसमें क्या है, ओवरऑल थ्रू आउट आप जाओगे तो एक लाइन अगर हमने पास करी है तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल होगा, ये अनसिमेट्रिकल होगा। इसके अलावा क्या होगा, देखो पाई बॉन्ड कैसा होता है, फ्री रोटेशन हो जाता है। फ्री रोटेशन, सिंगल बॉन्ड है ना, आप ऐसे घुमा सकते हो सिंगल बॉन्ड को, लेकिन डबल बॉन्ड इसमें फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे फ्री रोटेशन नहीं होता क्योंकि डबल बॉन्ड है, जैसे आप घुमाओगे टूट जाएगा, जैसे आप घुमाओगे टूट जाएगा। डबल बॉन्ड टूट जाता है लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं टूटता। तो यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ये लेस रिएक्टिव होता, अभी हमने रिएक्टिविटी की बात करी थी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये डबल बॉन्ड है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो दिस इज़ मोर रिएक्टिव। कौन? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अभी हमने क्या कहा था, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा तो उसको तोड़ना आसान है। इसमें फिक्स हो गया, लोकलाइज्ड है, ये कहीं घूमेगा नहीं। तो जैसे ही लोकलाइज्ड हुआ, ये फिक्स हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, टूटेगा नहीं। इसके बाद क्या होता है, शेप। शेप को कौन डिसाइड करता है? सिग्मा बॉन्ड। किसी भी मॉलिक्यूल का शेप को डिसाइड करेगा सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, पाई बॉन्ड से शेप डिसाइड नहीं होता है।
ठीक है। इसके अलावा क्या देखो, सिग्मा बॉन्ड क्या है, लोकलाइज्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड कैसा है, मोबाइल है, डीलोकलाइज्ड है, घूमता रहेगा चारों तरफ को। आपने देखा होगा बेंजीनिंग में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, आफ्टर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड बनता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड स्टार्टिंग में बन जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब आते हैं हम इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स पे। पहले हम इसको देखते हैं एडवांटेज क्या है इसका। देखो एडवांटेज ऑफ ईबीटी, एडवांटेज क्या है इसका, देखो एडवांटेज क्या है कि ये बहुत सारे बॉन्ड पैरामीटर के बारे में हमें बताता है। बॉन्ड पैरामीटर्स, अब आप बोलोगे सर ये बॉन्ड पैरामीटर्स है क्या, बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये कहता है जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इसको ध्यान रखना आपने, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। बॉन्ड पैरामीटर, ओवरलैपिंग ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट क्या बताता है, ये अभी हमने कहा था कि शेप कौन डिसाइड करता है। एक है आपका कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, extent of overlapping and bond dissociation energy, bond dissociation energy, इसके बीच में क्या करता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को इस्टेब्लिश करता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करेगा। यानी अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर मुझे पाई बॉन्ड को तोड़ना है तो कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से उसने क्या किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताया, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, हमें बता रहा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और ओवरलैपिंग और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्वांटिटी के बेस पे क्या रिलेशनशिप होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो इसमें डायरेक्शनल स्ट्रक्चर को बताता है, डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर होता, अभी हमने देखा था कि अगर एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, जैसे एक की डायरेक्शन अलग है, दूसरे की डायरेक्शन अलग है, तो ओवरलैपिंग नहीं होने की, यानी बॉन्ड नहीं बनने का। एक का डायरेक्शन अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है, तभी बॉन्ड बनेगा। तो डायरेक्शनल नेचर को बताता है। और क्या बताता है, जो ऑक्टेट टूल फेल हो गया था, ऑक्टेट टूल क्या कह रहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो ये फेल हो गया था बताने के लिए। जैसे किसके बारे में, BeCl2, BCl3, PCl5, SF6, इसके बारे में एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। तो इसने बोला देखो 8, आपने कहा कि 8 होने चाहिए, हम उसे नहीं मानते। हम किसे मानते हैं, हम इसे मानते हैं कि हाफ फिल्ड होना चाहिए। तो जैसे Be का एग्जांपल लेता हूँ मैं, BeCl2 का, तो Be के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी तो हाफ फिल्ड है नहीं है, अभी हाफ फिल्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फुली फिल्ड है अभी। तो उसने क्या किया, इसे कहा ग्राउंड स्टेट। ये है ग्राउंड स्टेट। शुरू में ऐसी कंडीशन थी, अब जैसे ही हमने इसको क्या किया, एनर्जी दी, जैसे इसको एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन जंप कर गया हायर में। अब जैसे इलेक्ट्रॉन जंप किया तो मुझे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब ये कहता हमारा काम यहीं पे हो गया, हम क्यों चक्कर में पड़ेंगे 8 इलेक्ट्रॉन के कि 8 ही होने चाहिए। हमें इससे क्या मतलब 8 से, 8 हो, 10 हो, 20 हो, हमें क्या मतलब।
हमें किससे मतलब है? हमें इससे मतलब है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? ओवरलैप हो जाना चाहिए। तो देखो हाफ फिल्ड क्लोरीन का भी हमने किया था, ये ओवरलैप हो गए, बस स्टेबल हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो ये कई जो ऑक्टेट टूल फेल हो गया था एक्सप्लेन करने के लिए, किसको? स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कंपाउंड को, स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कंपाउंड को। तो इसने क्या किया था? इसने एक्सप्लेन किया था कौन से जो ऑक्टेट टूल फेल हो गया था, जिस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताने के लिए इसने इसे एक्सप्लेन किया था, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, नॉट एक्सप्लेन बाय ऑक्टेट टूल, जिसको ऑक्टेट टूल फेल हो गया था, ऑक्टेट टूल बता नहीं पाया था। वो कह रहा था 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कहता 8 की बात छोड़ो, हमें किससे मतलब है कि जो एक हाफ फील्ड है इसके बीच में ओवरलैप हो गया, हाफ फील्ड के बीच में ओवरलैप हो गया, ओवरलैपिंग हो गई, ये स्टेबल हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके डीमेरिट्स पे। तो समझ में आ गया होगा, डायरेक्शनल नेचर बताता है, जो ऑक्टेट टूल फेल हो गया जिस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, वो बताता है, बॉन्ड लेंथ के बारे में बताता है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताता है। अब इसके डीमेरिट्स क्या है, देखो इसके डीमेरिट्स को देखते हैं हम लोग। तो इसके डीमेरिट्स में आते हैं हम, इसके डीमेरिट्स देखते हैं। देखो डीमेरिट्स ऑफ, अब डीमेरिट्स क्या क्या है इसके, देखो डीमेरिट्स में पहला पॉइंट आता है बॉन्ड एंगल का, बॉन्ड एंगल। अब ये कहता है, देखो ये कहता है बॉन्ड एंगल जो होगा आपका, बॉन्ड एंगल सबका 90 होना चाहिए, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो एस पी, दूसरा पी, तीसरा पी, जो पी एक्स है ये परपेंडिकुलर टू पी वाई है, परपेंडिकुलर टू पी जेड है। तो एक पी एक्स है, दूसरा पी वाई है। तो अगर एक पी एक्स बना रहा है, दूसरा पी वाई बना रहा है, तो इसके बीच में कितने का एंगल बनना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए CH4 है, तो CH4 हो चाहे NH3 हो चाहे आपका H2O हो, इन सब का एंगल कितना होना चाहिए? 90 का एंगल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहता नहीं। ठीक है, एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया? एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। NH3 का कितना होता है? 107, और वाटर का कितना होता है? 104.5 डिग्री। तो यहाँ से ये इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, इसीलिए इसके लिए क्या आया फिर? हाइब्रिडाइजेशन से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये थ्योरी फेल हो गई। ये कहती है सबके बीच में 90 बना दो। क्यों? क्योंकि सबके बीच में 90 का एंगल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों एक दूसरे से 90 के एंगल में है। तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे, ओवरलैप करेंगे, तो क्या होगा? सबके बीच का एंगल 90 हो जाएगा। तो इसीलिए 90 एंगल होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? अलग आंसर आ गया। तो यहाँ से ये आपका कॉन्सेप्ट फेल होगी। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, सेकंड पॉइंट इसमें देखते हैं। सेकंड उसने क्या डीमेरिट्स है, देखो सेकंड डीमेरिट्स क्या है इसकी। इसने बोला कि जैसे BeCl2 है, तो Be का क्या होता है? Be का होता है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 2p कैसा हो गया? खाली हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई कहानी, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन VBT कहता है कि हाफ फील्ड होना चाहिए। VBT क्या कहता है? हाफ फील्ड होना चाहिए। हाँ, तो सेकंड डीमेरिट्स हम आते हैं। तो सेकंड डीमेरिट्स क्या है, देखो इसकी सेकंड डीमेरिट्स है कि हमने क्या किया? BeCl2 को लिया। ठीक है, तो BeCl2 को लिया हमने, तो BeCl2 में क्या होगा? 1s2 2s2 हो जाएगा। ठीक है, 2s2 होगा, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं और p का ऑर्बिटल खाली है, तो 2s हो गया, 2p हो गया। ठीक है,
2s2p हो गया। अब होता क्या है यहाँ पे कि ये VBT क्या कहता है, हाफ फील्ड होना चाहिए तो फुली फील्ड हो गया, तो दिक्कत आ गई। तो क्या करेंगे, इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब हम करेंगे इसको एक्साइटेड स्टेट में हीट देनी पड़ेगी। हीट देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर में पहुंच जाएगा। तो कोई ना कोई तरकीब तो देखनी पड़ेगी ना, कोई ना कोई तरकीब देखनी पड़ेगी। तो हमने क्या देखा कि हीट देके के इलेक्ट्रॉन को जम कर दिया, जैसे कोई रिएक्शन नहीं होती, उसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देते रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे हीट देके रिएक्शन हो गई। अब देखो Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। तो पहले का नाम क्या है, पहले वाले का नाम क्या है, तो पहले का नाम है सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम रखा देखो इसका 2s। और Cl का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, Cl होता है 3s2 3p5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2s and 3p हो जाएगा, 2s 3p। तो एक 2s 3p होगा, दूसरा क्या होगा, देखो दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे 2p। इसका ऑर्बिटल कौन सा है 3p का, तो 2p and 3p। ठीक है, तो अब ये कहता है देखो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल मिल रहे हैं हमें, डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग मिल रही है। तो सेकंड क्या कहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज ऑब्टेन्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग मिल रही है। देखो एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है। मतलब क्या हुआ कि BeCl और Cl, ये बॉन्ड अलग है, इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग है, ये ओवरलैपिंग अलग है, ये ओवरलैपिंग अलग है। इसका नाम क्या है, पहले का सिग्मा 2s और 3p, इसका नाम क्या है सिग्मा 2p 3p। तो दोनों अलग अलग हो गए। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी, इसकी अलग होगी। दोनों डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग बना रहे हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ऑल बॉन्ड आर सेम। एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सेम है। ठीक है, क्या देखा गया कि ऑल बॉन्ड्स आर सेम, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड एनर्जी सेम है, तो सारी चीज़ सेम है। लेकिन ये कहता नहीं ये वाला बॉन्ड अलग बन रहा है, ये वाला अलग बन रहा है, तो जितने भी हम बनाएंगे सब अलग अलग बनते जाएंगे, यानी डिफरेंट बनेंगे। तो वहाँ पे वो बॉन्ड, वो पॉइंट गलत हो गया, ऑल बॉन्ड्स आर सेम। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमने पढ़ा VBT को, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि पाई बॉन्ड कब बनेगा, तो सिंपल है, PP में भी बनता है, DD में भी बनता है, यानी कि बोथ S एंड सेकेंड एंड थर्ड। अगला है क्या, अगला आपके पास क्या है कि कौन सा पाई का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो पाई का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, तो सही है। दूसरा कह रहा है पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल, गलत है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता है। पाई बॉन्ड में बी फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल, सही है। और पाई बॉन्ड रिजल्ट द लेटरल ओवरलैपिंग, सही है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है, सेकंड। तो हमारा सेकंड आंसर ही सही है। जो नहीं है सही, तो सही कौन सा नहीं है, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या होता है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कितने सिग्मा होंगे, 1 सिग्मा। पाई कितने बनेंगे, 2 पाई। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। और इथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो इथेन क्या होता है C2H6, C2H6। कितने सिग्मा बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्मा आपका आंसर आ जाएगा। इथेन होता है C2, इथेन इज C2H6। इथेन क्या होता है C2H6, तो ये 6 बॉन्ड बनेंगे, एक कार्बन कार्बन के बीच में है, टोटल 7, तो आंसर इज 7।
शेप इज डिसाइडेड बाय, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कौन डिसाइड करता है? केवल सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड शेप डिसाइड नहीं करता है। और आपको बोला था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है 1/n, जिसका n सबसे कम, देखो यहाँ पे 2 है, 2 है, ये 2 है, 1 है, तो 1 पहले नंबर पे, पहले आपको n देखना है, n सेम होगा तब आपको जाना है SS पे। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। 1s ज़्यादा, फिर p ज़्यादा होता है, फिर sp ज़्यादा होता है और SS सबसे कम होता है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमारा VBT खत्म होता है। थैंक यू।